वेलकम फ्रेंड्स, निर्माण चीज़ एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मिश्रा आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सल्तनत काल की शासन व्यवस्था को देखा था और वीडियो में आप देख सकते हैं आज, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि हमने मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी आज प्रेजेंट की है। तो इस वीडियो को बढ़िया से लास्ट तक देखिएगा और ये पूरे डेटा को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी इनसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम क्या देख रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास और उसमें मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था। सबसे पहला पॉइंट आता है कि मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। तो मुग़ल काल में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। एक मिनट, मैं हाइलाइटर ले लूँ। क्या कहा जाता था दोस्तों? तो विजारत कहा जाता था। ठीक, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट कहता है बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ये हमने देख लिया। इसके बाद कहता है अगला पॉइंट, सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, दो ही पद थे सबसे बड़े, एक वजीर का पद, दूसरा वकील का पद। इसमें आगे देखें कि जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया था। यानी कि इन तीन भागों में इसने विभाजित किया हुआ था। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कि औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था असद खान, जिसने वकील के पद पर लगभग 31 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, मीर बख्शी द्वारा सरकत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जैसे जो लोग जॉब करते हैं तो उनको सैलरी स्लिप दी जाती है, तो वो सैलरी स्लिप तब होती है जब वहाँ से राजस्व विभाग से वो पास होता है। तो उस समय पे मीर बख्शी जब सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर कर देता था तभी सेना को महीने में वेतन मिलता था, बिना इसके हस्ताक्षर के वेतन नहीं मिलता था। अगला पॉइंट देखें, जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। यानी कि जो सद्र मैंने बताया जो वकील था, कभी कभी ये न्याय विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता था। जब न्याय विभाग का प्रमुख अनुपस्थित हो तो उस कंडीशन में ये उसके प्रमुख के रूप में कार्य करता था, तब उसे क्या कहा जाता था? काजी कहा जाता था। चलिए अगला पॉइंट, लगानहीन भूमि जिसे मदद मास कहा जाता था का निरीक्षण सद्र करता था। वही सद्र जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो लगानहीन भूमि जिस पर टैक्स नहीं लगता था और उसका निरीक्षण कौन करता था? सद्र करता था। अगला पॉइंट, सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। जो घरेलू उसके भाग थे, जो विभाग उसने बनाए थे सम्राट ने यानी कि बादशाह ने, उसका जो प्रधान कहलाता था उसे मीर समा कहते थे। ठीक है। अगला पॉइंट है, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। यानी कि जो सूचना और गुप्तचरी करते थे उसका विभाग जो बना हुआ था, उसका जो प्रधान था, जो हेड ऑफिसर होता था, उसको क्या कहते थे? दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। ठीक है। अगला पॉइंट, शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना। शरीयत देखिए दोस्तों क्या है कि जो इस्लाम में नियम बनाए गए हैं उसके विपरीत यदि कोई कार्य करता था उनको रोकना। आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। कौन करता था? मुहतसिब एक अधिकारी था जो कि क्या करता था कि शरीयत के खिलाफ जो कार्य करते थे, इस्लाम के खिलाफ, और आम जनता की दुष्चरित्रता से बचाने का जो कार्य होता था वो मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। चलिए अगला पॉइंट देखें, प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, और महाल का जिला ये दस्तूर में, और दस्तूर का ग्राम में बटे हुए थे। तो ये इस प्रकार से प्रशासन की इकाइयाँ थी। अगला पॉइंट, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। जैसे सल्तनत काल में भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, वैसे इसकी भी
सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। ये पॉइंट आप याद रखें। अगले पॉइंट में आ जाते हैं। मुगल काल के जो प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य थे उनके बारे में देख रहे हैं। पहला होता था सूबेदार। प्रांतों में शांति स्थापित करने का जो कार्य होता था वो सूबेदार का होता था। इसे प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान कहा जाता था। अगला पॉइंट है दीवान। प्रांतीय राजस्व का प्रधान सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह था। यानी कि जो शाही दीवान था वो राजस्व प्रांतीय राजस्व का प्रधान था, शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। जवाब यानी कि कोई भी अगर राजस्व में गड़बड़ी होती थी तो सीधे जिम्मेदारी होती थी कि वो किसको जवाब दे, शाही दीवान को। बख्शी कौन होता था? प्रांतीय सैन्य प्रधान। प्रांत में जो सेना होती थी उसका प्रधान हुआ करता था। फौजदार कौन था? जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। आमिल या अमल गुजार, यहाँ पे एक पॉइंट और मिल रहा है आपको, आमिल। ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। ये जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। जैसे हमारे जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है, वैसे उस समय पे क्या होता था? ये प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। साथ ही ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना, यानी कि जो प्रत्यक्ष संबंध यानी कि उनसे बात करना और जो रिलेशनशिप है वो बनाना कि भाई आपको ऐसा ऐसा टैक्स लगेगा, और नियम कानून बनाने का कार्य इसका हुआ करता था। कोतवाल कौन था? तो नगर का प्रधान हुआ करता, जैसे वर्तमान में टीआई। सिकदार की अगर हम बात करें तो सिकदार कौन था? तो परगने का प्रमुख अधिकारी। जो जिला था, जिला छोटी इकाइयों में बटा था, उसे परगना कहते थे, तो परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? सिकदार। चलिए अगला पॉइंट। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। यानी कि सरकार एवं परगना के मध्य कौन सी इकाई स्थापित की गई? चकला। अगला पॉइंट है कि भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। कौन कौन सी? एक थी खालसा भूमि। अब देख लीजिए खालसा भूमि क्या होती थी? जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहती थी। दूसरा जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, यानी कि जैसे कभी सेना को तनख्वाह नहीं दी गई, वेतन नहीं मिला, उसको भूमि दी जाती थी। इसके बाद तीसरा जो जमीन थी उसको कहा जाता था सयूर गल या मदद ए मास। अनुदान में, यानी कि ग्रांट, अनुदान, किसी को दान दिया गया, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। मतलब कि जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, यानी कि ग्रांट, यानी कि दे दिया जाए, अनुदान दान कर दिया जाए। अगला पॉइंट, शेर शाह सूरी द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया, और ये पद्धति दरअसल बनाई गई थी शेरशाह सूरी के समय में। इसी पद्धति को अकबर ने भी क्या किया है? प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है कि अकबर के द्वारा करोड़ी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। अगला पॉइंट, इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। जो करोड़ी होता था उसको जो क्षेत्र दिया जाता था वो उस क्षेत्र से 1 करोड़ रुपये वसूल करता था और राजा को पहुंचाता था। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की एक नवीन कर प्रणाली आरंभ की, और इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। यानी कि ये किसके माध्यम से की गई थी? टोडरमल के माध्यम से। अगला पॉइंट है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहली भूमि कहलाती थी पूलज। इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, अब वर्ष में 2 बार फसल हुआ करती थी। दूसरी है परती। इस भूमि में 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। तीसरी है आपकी चाचर। इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और चौथी थी बंजर। यह खेती योग्य भूमि नहीं होती थी और इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। दरअसल दोस्तों जो खेत होते हैं उनके भी बिगड़ने का यही क्रम होता है। पहले पोलज होता है जिसमें नियमित खेती होती है, फिर परती से चाचर बनती, चाचर से फिर वह भूमि बंजर बन जाती। अगला पॉइंट, 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की थी। टोडरमल ने एक नई खालसा भूमि पर जो है एक नई पद्धति आरंभ की जिसे जब्ती प्रणाली कहा जाता था। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी। 2 तरीके से कर जो है निर्धारण किया जाता था। एक तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। ठीक है। अगला पॉइंट है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को
उपज का आधा कर दिया, यानी कि जो भू राजस्व की राशि थी वो जितनी उपज हो रही है उसकी आधी राशि जो है दी जाती थी वहाँ पे। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे, यानी कि 3 भागों में किसानों को बांट दिया गया था। एक था खुद कास्ट, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। जैसे आप सतना के निवासी हैं तो सतना की भूमि में ही खेती करें। दूसरे कहलाते थे पाही कास्ट, ये दूसरे गांव जाकर के कृषि कार्य करते थे, जैसे सतना के लोग रीवा में चले जाए। तीसरा मुजायरिन, तो मुजारियन जो होते थे वो खुद कास्ट कृषकों से भूमि किराए पर ले लेते थे और उस पर कृषि कार्य करते थे। मतलब कि आप किसी के जैसे वर्तमान में अधिया तिहरा इस तरीके से आपने सुना होगा, ये कॉन्सेप्ट जो है उस समय पे चल रहा था। चलिए अगले पॉइंट में आ जाएं। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के शासनकाल में हुई है, यानी कि जो रुपए ढाले गए हैं टकसालों में वो औरंगजेब के शासनकाल में हुए। अगला पॉइंट है कि आना सिक्कों का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था, ये भी ध्यान रखेंगे आप कि आना सिक्के किसने प्रचलित करवाए थे, शाहजहां ने। अगला पॉइंट है कि जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया था। तो नूरजहां कौन थी, उसकी पत्नी थी। अगला पॉइंट देखिए, मुगल कालीन लगान वसूल करने की जो व्यवस्थाएं थी उसको सबसे पहला गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था, यानी कि जो भी गल्ला बख्शी की जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या है कि जो भी उपज होती थी उसका कुछ भाग सरकार ले लेती थी। अगला पॉइंट था नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उससे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था ज़्यादातर कहाँ पे की गई थी, बंगाल में की गई थी। ठीक है। अगला पॉइंट था जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था, यानी कि पैसे के रूप में। ठीक है ना, इस तरीके से आपने देखा। अगला पॉइंट है कि सबसे बड़ा सिक्का संसप सोना का था। संसप सोना क्या था, सिक्का था जो कि सबसे बड़ा था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का क्या था, आपका इलाही था, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था, यानी कि जो अर्थव्यवस्था होती थी वो चांदी के रुपए के रूप में उभर के आई है उसके समय में। मुगल काल में सबसे ज़्यादा उसी को आधार माना गया। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था, और ये एक दाम कितने बराबर होता था, तो आप देख सकते हैं 1 रुपया लगभग 40 दाम के बराबर होता था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। एक थी पैदल सेना, दूसरी घुड़सवार सेना, तीसरी तोपखाना और चौथी हाथी सेना। तो इस तरीके से ये चारों सेनाएं क्या थी, विभक्त थी। अगला पॉइंट है कि मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, और ये मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की थी, तो दोस्तों अकबर ने की थी। पहला ही पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक का मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा, और 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर-ए-आजम कहते थे। यानी कि जो 500 तक मनसब प्राप्त कर ले, 10 से 500 उसे मनसबदार कहा जाता था, 500 से 2500 तक में उमरा कहा जाता था, और 2500 से ऊपर अमीर-ए-आजम कहते थे। ठीक है। अगला, जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जात यानी किसी व्यक्ति की जाति से मतलब यहाँ पे है। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। इसके बाद नोट है एक कि अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे। मनसबदार कौन, जो 10 से लेकर 500 तक मनसब प्राप्त किए थे, जो कि 5000 जात के पदवी थे। ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला पॉइंट है कि औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी, यानी कि जिस प्रकार से अकबर के शासनकाल में ये 10 से 500 वाले 29 थे, औरंगजेब के शासनकाल में 79 यानी कि 79 थे। अगला पॉइंट है कि जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया था। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों जो मुगल काल के प्रशासन व्यवस्था में हमने देखे, और इस तरीके से इस मुगल काल की जो प्रमुख प्रशासन व्यवस्था थी तो उसके बारे में कुछ जो मेन पॉइंट है उनको आप पढ़ लीजिएगा। संभवतः कुछ ही इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बढ़िया तरीके से इसे पढ़िए और अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए।
मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः। तब तक आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।